साथियों आज हम लोग संवैधानिक विकास के बारे में पढ़ने वाले हैं और ये आपका दूसरा टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, इस एक्ट में क्या था, तो इस एक्ट के द्वारा दोहरी शासन प्रणाली की शुरुआत हुई और स्थापित हुई जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो आप लोग इस बात को अच्छे से नोट कर लीजिएगा कि 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत दोहरी शासन प्रणाली स्थापित हुई। ठीक है, अब इस एक्ट में जो दोहरी शासन प्रणाली है, इस एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक व प्रशासनिक मामले अलग अलग कर दिए गए। ठीक है, तो इस पिट्स इंडिया एक्ट का जो दोहरी शासन प्रणाली है, इस एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक व प्रशासनिक मामले अलग अलग कर दिए गए। अब जो अलग अलग कर दिए हम लोग इसके बारे में समझते हैं। देखिए सबसे पहला था आपका व्यापारिक वाणिज्यिक मामले और दूसरा था राजनीतिक प्रशासनिक मामले। व्यापारिक वाणिज्यिक मामले और राजनीतिक प्रशासनिक मामले। ठीक है, इसमें देखिए व्यापारिक वाणिज्यिक मामले में क्या क्या आता है। सबसे पहले हम लोग राजनीतिक प्रशासनिक मामले में समझ लेते हैं क्या आता है। ठीक है, तो राजनीतिक प्रशासनिक मामले में अगर बात करें नियंत्रक मंडल, इसे क्या बोलते थे, नियंत्रक मंडल इन मामलों को संभालता था। तो जो राजनीतिक प्रशासनिक मामले थे उसको नियंत्रक मंडल संभालता था और इसमें सैनिक असैनिक राजस्व आदि प्रकार के विषय आते थे, सैनिक असैनिक और राजस्व। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए जो व्यापारिक वाणिज्यिक मामले है, इसे कौन संभालता था, तो इसे निदेशक मंडल संभालता था। कौन संभालता था, निदेशक मंडल। ठीक है, निदेशक मंडल पर नियंत्रण व पर्यवेक्षण के लिए नियंत्रक मंडल बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। नियंत्रक मंडल में इंग्लैंड में जो नियंत्रक मंडल था, नियंत्रक मंडल इंग्लैंड में 6 सदस्य थे। कितने सदस्य थे, 6 सदस्य। सदस्यों की नियुक्ति कौन करता था, अगर आपसे पूछे तो सदस्यों की नियुक्ति ब्रिटिश सम्राट के द्वारा की जाती थी। किसके द्वारा की जाती थी, ब्रिटिश सम्राट के द्वारा। यहाँ पे देखिए 6 सदस्य है, इस बात को आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। और इसमें जो नियंत्रक मंडल मामला संभालता है राजनीतिक प्रशासनिक और व्यापारिक वाणिज्यिक मामला कौन संभालता है, निदेशक मंडल। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा क्योंकि प्रश्न में पूछा जाता है। उसी तरह से जो नियंत्रक मंडल है यानी कि राजनीतिक प्रशासनिक मामला है, इसमें कौन कौन से विषय क्षेत्र सम्मिलित होते हैं, तो सैनिक असैनिक और राजस्व मामला। ठीक है, पहले क्या होता था कि जो व्यापार करते थे यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी, वही लोग क्या करते थे, राजस्व यानी कर भी वसूल करते थे। लेकिन इस मामले को, इस विषय को अब राजनीतिक प्रशासनिक मामले में कर दिया गया है। ठीक है, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। इस बात का क्या करिएगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। इसमें कितने सदस्य, 6 सदस्य थे। और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता था, तो सदस्यों की नियुक्ति ब्रिटिश सम्राट के द्वारा की जाती थी। ठीक है, इसके बाद आता है आपका चार्टर एक्ट 1993। चार्टर एक्ट 1793 आता है। क्या आता है, चार्टर एक्ट 1793। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। चार्टर एक्ट आपसे पूछे किस सन में चार्टर एक्ट को लाया गया, तो 1793 में। ठीक है, अब इसमें क्या था, तो इस एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार जो था अगले 20 वर्ष तक बढ़ा दिया गया। ठीक है, बहुत बड़ी बात है। चार्टर एक्ट 1793 द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार अगले 20 वर्ष तक बढ़ा दिया गया। कितना, 20 वर्ष तक। यानी अगर बात करें 1813 तक, कितना हो गया, 1813 तक। नियंत्रक मंडल के सदस्यों का वेतन भारतीय राजस्व से देने का प्रावधान किया गया। तो आपसे अगर पूछे कि किस एक्ट के द्वारा भारतीय राजस्व से नियंत्रक मंडल को वेतन भत्ते देने का प्रावधान किया गया, तो आपको बताना है चार्टर एक्ट 1793। क्या, चार्टर एक्ट 1793 के द्वारा नियंत्रक मंडल के सदस्यों का वेतन और भत्ता भारतीय राजस्व से देने का क्या किया गया, प्रावधान किया गया। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे ट्रेड मोनोपोली यानी कि व्यापारिक एकाधिकार को अब हम लोग क्रम से समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्रम से समझते हैं। देखिए 1600 एडी यानी 1600 ईस्वी में क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 साल के लिए व्यापारिक एकाधिकार मिल गया। 1608 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आगमन हुआ। तो भारत में आगमन ईस्ट इंडिया कंपनी का किस सन में हुआ, 1608 ईस्वी में।
और 1600 ईस्वी में क्या मिला था? व्यापारिक एकाधिकार। तो दोनों बातों में अंतर है, ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। 1600 ईस्वी में इसको व्यापारिक एकाधिकार मिला था 15 साल के लिए, और 1608 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आगमन करता है, ठीक है। उसी तरह से देखिए 1609 ईस्वी में ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम ने, किसने? जेम्स प्रथम ने व्यापारिक एकाधिकार को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया था। तो इसको आप लोग ध्यान रखिए कि 1609 ईस्वी में ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम ने व्यापारिक एकाधिकार को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया था, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ बात करते हैं 1793 में ट्रेड मोनोपोली यानी व्यापारिक एकाधिकार को अगले 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। 1813 में भारत में चाय व चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रेड मोनोपोली को छोड़कर शेष सभी ट्रेड मोनोपोली यानी कि व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। यानी कि 1813 में अगर बात करें तो भारत में चाय और चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था, इन दोनों चीजों को, विषयों को छोड़कर शेष जितने भी व्यापारिक एकाधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला था उसको समाप्त कर दिया गया था। कब किया गया था? 1813 में। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए 1833 में ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी प्रकार के ट्रेड मोनोपोली यानी कि व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गए। यानी कि जो चाय और चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार था वह भी 1833 में समाप्त कर दिया गया, ठीक है, समाप्त कर दिया गया। तो एक क्रम चला ट्रेड मोनोपोली यानी व्यापारिक एकाधिकार का। इसके बाद देखिए 1813 का चार्टर एक्ट आता है। क्या आता है? 1813 का चार्टर एक्ट। अब इसमें क्या था? इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार ट्रेड मोनोपोली था उसको क्या किया गया? समाप्त किया गया। और परंतु भारत में चाय के व्यापार व चीन के साथ व्यापार में अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेड मोनोपोली यानी कि व्यापारिक एकाधिकार बनी रहेगी, ऐसी बात की गई, ठीक है। अब भारतीय व्यापार के दरवाजे सभी ब्रिटिश कंपनी के लिए खोल दिए गए, यानी अब और लूट होगा, ठीक है। अभी तो एक ही कंपनी था, अब भारत में और भी ब्रिटिश कंपनी आएंगे जिनसे और भी भारत में लूट मचाएंगे, ठीक है। इस एक्ट के द्वारा, अब आगे बात करते हैं, इस एक्ट के द्वारा ईसाई मिशनरियों को पहली बार भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी गई। तो 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा ईसाई मिशनरियों को पहली बार भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी गई थी। भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी गई थी। तो अब आप लोग देखेंगे कि धर्म परिवर्तन भी किया जाएगा, ठीक है, धर्म परिवर्तन भी किया जाएगा। लोगों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए विवश किया जाएगा और उनमें प्रचार प्रसार और उनके दिल दिमाग में ईसाई धर्म को ही बसाने का प्रयास किया जाएगा। तो इस एक्ट के द्वारा यानी 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा ईसाई मिशनरियों को पहली बार भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी गई। अब आगे बात करते हैं, इस एक्ट के द्वारा यानी कि 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख प्रतिवर्ष खर्च करने का प्रावधान किया गया। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछे कि किस एक्ट के द्वारा भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख प्रतिवर्ष खर्च करने का प्रावधान किया गया, तो आपको बताना है 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 का चार्टर एक्ट, 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख प्रतिवर्ष खर्च करने का प्रावधान किया गया। इसके बाद आगे बात करते हैं 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 का चार्टर एक्ट। अब ये क्या था? बंगाल का गवर्नर जनरल, इस पद का नाम चेंज हो गया, ठीक है। 1833 का जो चार्टर एक्ट है इसमें जो बंगाल का गवर्नर जनरल पद था इस पद का नाम चेंज करके भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। तो भारत का गवर्नर जनरल किस चार्टर एक्ट के तहत नाम रखा गया? तो 1833, ठीक है। तो बंगाल का जो गवर्नर जनरल पद था अब ये चेंज होकर भारत का गवर्नर जनरल हो गया। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेटिंग। कौन था? लॉर्ड विलियम बेटिंग। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिंग था। ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी व्यापारिक एकाधिकार यानी ट्रेड मोनोपोली जो टी और चीन के साथ था वो समाप्त हो गया 1833 में। इसके बाद गवर्नर की एक कार्यकारी परिषद होती थी। जो गवर्नर होता था उसका एक कार्यकारी परिषद होता था। क्या होता था? परिषद। क्या होता था? परिषद। गवर्नर की एक कार्यकारी परिषद होती थी। 1773 एक्ट में
4 सदस्य थे। जो गवर्नर की एक कार्यकारी परिषद थी, तो कार्यकारी परिषद के 1773 में 1773 एक्ट के तहत 4 सदस्य थे, जो 1784 में यानी 1784 एक्ट में सदस्यों की संख्या घटाकर 3 कर दी गई। ठीक है, वहीं पर यहाँ पे देखिए 1833 एक्ट में 3 सदस्य पहले से थे और एक सदस्य को फिर से जोड़ा गया, और जो चौथा सदस्य जोड़ा गया उसका नाम था विधि सदस्य। कौन था? विधि सदस्य। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, 1773 में 4 सदस्य थे, 1784 में एक सदस्य घटा दिया गया तो 3 बचे, और 1833 में चौथा सदस्य जोड़ा गया, दोबारा जोड़ा गया, और विधि सदस्य से बोला जाता था। क्या बोला जाता था? विधि सदस्य। यह काउंसिल की बैठकों में भाग ले सकता था। जो विधि सदस्य था वह काउंसिल की बैठकों में भाग ले सकता था, परंतु वोटिंग का राइट अभी भी इसको नहीं मिला था। ठीक है, तो जो विधि सदस्य था, जो चौथा सदस्य जोड़ा गया 1833 में, विधि सदस्य काउंसिल की बैठकों में भाग ले सकता था, परंतु वोटिंग का राइट अभी भी इसको नहीं था। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद चौथे क्लास में। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।